सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 24 कैरेट डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहा है, इन ऑर्बिटल द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच आफबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड। इस केस में आफबाउ प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुआ। आफबाउ कहता है लो एनर्जी ऑर्बिटल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड फर्स्ट, तभी अगला नंबर आएगा जब तक एक पूरा नहीं भर जाएगा। तो आपको देखना है इस केस में आफबाउ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ ऐसा हुआ और ये ऐसा हुआ। देखो ये है 2s1 2p4। जब तक s पूरा ना भर जाए तब तक 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते से। सो दिस इज रॉन्ग। बिना s को पूरा भरे आप 2p में नहीं जा सकते। दिस इज ऑफ बाउंड। सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट। तो कॉपर का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ऑफ बाउ एक्सेप्शन केस 4s1 इज योर लास्ट इलेक्ट्रॉन। शेल नंबर 4 है, एल की वैल्यू 0 है। एल 0 हो तो एम 0 ही होता है। स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ, माइनस हाफ में से कोई नहीं। 400 हाफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हेजनबर्ग प्रिंसिपल को लिखने का ये भी एक फॉर्मूला है, ये सच है और ये मैं ऑलरेडी आपको हेजनबर्ग में भी बता चुका हूँ। हम ये फॉर्मूला पढ़ाते नहीं है, जेई में ये फॉर्मूला काफी चलता है। इसे एनर्जी टाइम फॉर्मूला कहते हैं, जो हेजनबर्ग ने दिया था। तो ये सही है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है और इनमें सिमेट्री होती है। बिल्कुल सच बात है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल कम होती है 2p से इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। गलत बात, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी केवल शेल नंबर पर डिपेंड करती है, इसलिए 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी। सही बात है। प्रोबेबिलिटी साई जो सिंबल होता है वो वेव फंक्शन का होता है। साई स्क्वायर जो सिंबल होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का होता है। द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल। पी में इलेक्ट्रॉन बांटने का सबसे सही तरीका क्या है? बी, सी और डी ऑल आर करेक्ट। ये तो गलत हो गया, इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। मुझे लग रहा है ये प्रिंटिंग हमारी ही गलत हुई है यहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें 4 ही थे। क्योंकि मेरे नोट्स टाइप हो रहे हैं तो कई बार टाइपिस्ट गलत टाइप कर देता है। जितना मुझे याद आ रहा है इसमें एक्चुअली ऐसा था। सो ये सारे सही है। मैंने आपसे कहा था कि पेयरिंग तब तक मत करो जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना बढ़ जाए, और वो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भी पेयर कर सकते हो, पेयर यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तीनों की एनर्जी सेम है, पेयरिंग कहीं से भी की जा सकती है। सो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है। 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लास में इसके बारे में हमने गाजे बाजों के साथ बात करी हुई है। वो कह रहे हैं इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन से रूल टूट रहे हैं, देख लेते हैं। डी में 5 इलेक्ट्रॉन ठीक है, अलग अलग बैठे हुए हैं, हुंड फॉलो हो रहा है और स्पिन भी ठीक आ रही है। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4p में 4 है। अब देखो दो गलतियां हो रही हैं। पहली बात तो जब तक 4s एनर्जी के लिहाज से आपको पता है ऑर्डर के हिसाब से, जब तक 4s पूरा ना भर जाए आप 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो। जब तक 3d पूरा ना भर जाए 4p में नहीं आप जा सकते। तो यहाँ पे गलती ये हो रही है कि 3D पूरा भरा नहीं है और आप 4p भी भरना आपने शुरू कर दिया है, उधर से 4s भी पूरा नहीं भरा हुआ। सो पहली गलती तो हो रही है, ऑफ बाउ फॉलो नहीं हो रहा। 4p नहीं भरा जा सकता जब तक 3D पूरा ना भर जाए। आप पहले ऑफ बाउ का ऑर्डर चेक करो, 3D पहले आता है 4p बाद में आता है। जब तक 3D में 10 नहीं आ जाएंगे तब तक 4p में आप नहीं जा सकते। दूसरी गलती इसके अंदर ये हो रही है, इसने एक ही स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में डाल दिए हैं। इसका मतलब पॉली भी है। पॉली प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन।
इसने स्पिन सेम कर दिया, तो दो रूल जा रहे हैं, एक तो पॉली और एक ऑफ बाउंड। सो हुंड में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जहां भी इसने इलेक्ट्रॉन बिठाए हैं वहां पे इसने पेयरिंग जो है पहले एक एक बांटा है, बाद में पेयरिंग करी है। एटॉमिक नंबर निकल और कॉपर का आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है ये कॉपर प्लस का है। कॉपर होता है 1s2 2s2 2p6, शेल वाइज लगाने के बाद 3s2 3p6 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कॉपर से, 3d10 रह जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 1s2 2s2 2p5 3s1। इसका मतलब होना था 1s2 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का होता। पर 2p6 ना करके इसने 2p5 3s1 किया हुआ है, इसका मतलब 2p का एक इलेक्ट्रॉन छलांग मार के 3s में भेजा हुआ है। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। सो 2p का एक इलेक्ट्रॉन 3s में आ गया, विच इज ए हाई एनर्जी स्टेट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी में चला जाए उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्बिटल जिसका n+l कम है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट। जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। मैच द फॉलोइंग। नोड काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स ज्ञान। टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला है रेडियल नोड और एंगुलर नोड को ऐड कर दो। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n-l-1, एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला है l। सो टोटल नोड यहां से आ जाएगी n-1। तो पहला आ रहा है आपका 3d n-1, दूसरा आ रहा है आपका 1s n-1, तीसरा आ रहा है आपका 2p n-1। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड में एल नहीं आता, सिर्फ शेल नंबर में से एक माइनस करना होता है। सो 3D में दो नोड है, 1s में एक भी नहीं है, और 2p में एक नोड है। नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड निकालना है, देखो कोई जवाब नहीं देना है, पहले फॉर्मूला लिखना है। 3p के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, एक आंसर आ गया, कहीं रट्टा नहीं है, कुछ नहीं है, आप देखो साफ सफाई से काम होता है। एंगुलर नोड निकालनी है, ज्ञान एंगुलर नोड होती है इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, और डी में एल की वैल्यू 2 होती है। तो जो एल की वैल्यू है उतनी ही एंगुलर नोड होती है। रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोहर, रेडियस इन द थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम। एंगस्ट्रॉम में निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला है n² by z। n की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 1 है, तो 4.77 कुछ आ जाएगा, विच इज ए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p। सो 3p में कितनी रेडियल नोड्स हैं, n-l-1, 3 - 1 - 1, दैट इज 1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन 4d, एंगुलर नोड इक्वल टू l होती है, l की वैल्यू 2 है तो 2 हो गई। फर्स्ट रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, एंगस्ट्रॉम में निकालना है, n की वैल्यू 1 है, z 3 है, 0.17 है। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व है। ये आप तब जज कर सकते हो अगर आपको रेडियल नोड पता है तो पहले रेडियल नोड निकाल लो। 3p में, 3d में, 2p में, 1s में।
इसका मतलब तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें कोई रेडियल नोड नहीं आने वाली, सिर्फ एक है 3p जिसमें रेडियल नोड आएगी। अब आप चेक करो, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें एक नोड है। तो जिसमें एक नोड है दैट इज 3p। ये 3p का ग्राफ है। अब इनमें तो कोई भी नोड नहीं है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? वेरी सिंपल। न्यूक्लियस के पास कौन होता है, दूर कौन होता है? न्यूक्लियस के पास डिस्टेंस, न्यूक्लियस डिस्टेंस। हाँ जी बोलो, पहले कौन आता है? 3p, 3d, 2p या 1s? पहले आता है 1s। 1s न्यूक्लियस के पास होता है, फिर 2p, और फिर 3d। 1s न्यूक्लियस के पास होता है, ये देखो ये रहा। इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस इस ग्राफ में है, ये 1s का ग्राफ है। जस्ट फील इट, यू विल फील द पॉइंट। ये देखो, ये अब आप दूर आ गए, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना थोड़ी दूर हो गई है, ये आपका हो गया 2p। और आप देखो यहाँ पे जो आपकी पीक आ रही है वो और दूर आ रही है, सो दिस इज बेसिकली यूर फील्ड। तो जितना न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, उतना जो आपका प्रोबेबिलिटी कर्व है, उसकी जो हाइट है वो थोड़ा दूर होती जाएगी। ऐसे करके आराम से समझ सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली जेई का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिवन इन द हाइड्रोजन एटम। आपको कुछ कर्व दे रखे हैं। ओके, सवाल क्या है? करेक्ट प्लॉट फॉर 3s। ओके, सो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। 3s के लिए बात हो रही है। दो रेडियल नोड होती है, इसमें एक रेडियल नोड नहीं है, इसमें एक रेडियल नोड है, इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है। इसमें आप गिन सकते हो, पहली नोड यहाँ पे आई है, दूसरी नोड यहाँ पे आई है, सो यहाँ पे दो नोड आ रही है। और यही हमारा ग्राफ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कर्व फॉर 2s? क्योंकि ये सारे रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व हैं, तो हमेशा सिर्फ रेडियल नोड पे ही फोकस करना है। इतने सारे क्वेश्चन करने का मकसद यही है कि एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां से दिमाग चलेगा। इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है, इसमें ये ग्राफ गलत है, क्योंकि साई स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। भ्रम ज्ञान, ये आप नेगेटिव में कैसे आ गए? साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक रेडियल नोड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेडियल नोड है। तुम्हारे इसमें एक थी, इसलिए ये ग्राफ है। फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑल हैव डिफरेंट एनर्जी। सही बात है। एस की एनर्जी कम होती है, पी की एनर्जी ज्यादा होती है, डी की एनर्जी और ज्यादा होती है। जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतनी एनर्जी बढ़ती जाती है, ऑब्वियसली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। म्यूचुअल रिपल्शन एग्जिस्ट अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बात सच है, रिपल्शन होती है। इसीलिए तो ये बात भी अपने आप में सही है, लेकिन एनर्जी इसलिए इनकी अलग अलग है। उसका कारण ये है क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। क्योंकि एस में दो होते हैं, पी में छह होते हैं, तो पी धक्का खा के थोड़ा सा आगे आ जाता है। पी के छह इलेक्ट्रॉन डी के 10 इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, ये थोड़ा सा और आगे आ जाता है। सो ये रिपल्शन ही कारण है जिस कारण से इनकी एनर्जी सेम नहीं हो पा रही है। ये मैंने पहले भी पीछे क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम का भी आया था, मैंने आपसे कहा था ये आपके नॉलेज टेस्ट करेगा, ये टाइम लगेगा। हमने इतना जोर देके इस पे फोकस नहीं करा हुआ है। हाइड्रोजन एटम के केस में 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होती है, बिकॉज देर इज नो रिपल्शन। इनके केस में 3s 3p 3d की एनर्जी अलग होती है, बिकॉज देर इज अ रिपल्शन बिटवीन sp। बिकॉज ये सारे फील्ड हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं, दूर हो जाते हैं, एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम 3+ का वही होगा जो स्कैंडियम का होगा। देख लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, हाफ बाउ। कन्फिग्रेशन लिखना है, अरेंज इन शेल वाइज। Then we have chromium 3+,
सो पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बाउ से भरना है। जहां रूल तोड़ा वहां फंस जाओगे। जेएसआर में आने के बाद भी अगर आप रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे एक्चुअली। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब मैंने रूल ब्रीच किया हो। हर चीज एक नियम के तहत पढ़ाई गई है, और ऐसे ही सॉल्व भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। आप पेशेंस खो रहे हो। आपको अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे। एक जाएगा 4s से, 3 जाएंगे 3d से। जहां जल्दबाजी करोगे वहां मरोगे। आप देख लो आपके सामने है, ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है और ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर नॉट सेम। और आप उन बच्चों के बारे में सोचो जिनमें तुम भी वही हो, जो इसको हवा में करते हैं। आप सोचो क्या कमाल बच्चे होंगे जो इसे हवा में कर लेते हैं और फिर गलत कर देते हैं। ऑर्बिटल्स ऑफ एटम आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो बाबूजी ने बोला है, बिल्कुल सच बात है। बाबूजी कभी झूठ नहीं बोलते। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, झूठ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इंक्रीज लिखा हुआ है, सही है। पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 37, एटॉमिक नंबर 55। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। 10 इलेक्ट्रॉन अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। 19। 18 इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। 36 इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। 54 इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब खुद बताओ, 54 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसमें शील्डिंग ज्यादा होगी? ऑब्वियसली सीजियम में। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेसर इज द शील्डिंग। गलत। जितने ज्यादा अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा शील्डिंग बढ़ेगी। आपके आगे 2 बंदे खड़े हैं, आपके आगे 54 लोग खड़े हैं। सो अगर 54 पीपल आर स्टैंडिंग बिफोर यू, दे विल शील्ड यू ब्यूटीफुली। टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला है n-1। पता नहीं, देख लेते हैं। देख लो, ये हमारा एटीट्यूड। हम कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हम तो लिख के देंगे। सो रेडियल नोड और एंगुलर नोड को ऐड करना है। रेडियल नोड होता है n-l-1। एंगुलर होता है, आप देख लो पीछे कराए हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं मान नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं तो वहां ड्राइव करूंगा। वो कहता है जी कि ये सम होता है एंगुलर नोड का और इसका। बिल्कुल सही बात है। तभी तो ये आंसर आया। कॉपर एटम हैज 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पता नहीं, देख लेते हैं। कॉपर होता है 29 हाफ बाउ। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s1 3d10। बाकी सारे भरे हुए हैं, एक यही है जो पूरा नहीं भरा हुआ। इसका मतलब इसमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सही कह रहा है ये। वो कहता है कॉपर होता है 3d9 4s2, चल झूठा। कॉपर होता है 3d10 4s1। मुझे लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन गलती से डल गए हैं। क्या हुआ है? हाँ, ये क्वेश्चन गलती से डल गए हैं, सो प्लीज इग्नोर इट। ये हेजनबर्ग के क्वेश्चंस हैं जो गलती से यहाँ पेस्ट हुए हैं। सो ये था जी आपका असाइनमेंट। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर देना। उससे पहले थोड़ा दिमाग लगा देना।